जजेस करप्शन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में तहलका मच गया क्योंकि हियरिंग काफी हीटेड हुई है। अब व्यूअर्स, जब देश में एक हाईकोर्ट जज के घर बंडल्स ऑफ बर्न्ड कैश मिले थे तो लोग चौंक गए थे। यहाँ बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस ऐसे लगे हैं कि इम्पीचमेंट मोशन भी उनके अगेंस्ट चल रहा है। हालांकि इसी प्रोसेस के एक पार्ट को चैलेंज करते हुए जब जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नोटिस इशू किया था और आज इसी केस की हियरिंग हुई है जिसमें कि काफी बड़ी बातें रखी गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड सतीश चंद्र शर्मा ने माना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो एक्शन पार्लियामेंट से आया है वो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर पार्लियामेंट ने खुद को जुडिशरी के ऊपर रखा है? तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं, जहां एक हीटेड हियरिंग देखने को मिली है जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और लोकसभा स्पीकर की ओर से मौजूद एसजी तुषार मेहता के बीच। पहले तो मामले को समझने की जरूरत है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में लोकसभा में 146 एमपीज के सिग्नेचर्स के साथ इम्पीचमेंट मोशन दिया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया था और 12 अगस्त 2025 को एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। अब कमेटी के मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट बी वासुदेव आचार्य। लेकिन यहीं पर जस्टिस वर्मा ने प्रोसीजर पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इम्पीचमेंट नोटिसेस दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए थे, लेकिन जब लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई तब राज्यसभा चेयरमैन ने अभी तक मोशन एडमिट नहीं किया था। इसके बावजूद बिना राज्यसभा चेयरमैन का वेट किए हुए और बिना ज्वाइंट कंसल्टेशन के लोकसभा स्पीकर ने यूनिलैटरली कमेटी बना दी थी। जस्टिस वर्मा ने इसी प्रोसेस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह आर्गुमेंट रखा कि ये एक्शन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के प्रोविजो का वायलेशन है। अब इस प्रोविजो में कहा गया है कि ये कमेटी स्पीकर और चेयरमैन मिलकर बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोविजो में दिया है कि जब नोटिस इम्पीचमेंट मोशन से रिलेटेड दोनों हाउसेस में एक दिन ही आती है तो कोई भी कमेटी नहीं बनेगी अनलेस द मोशन हैज been admitted in both houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the speaker and the chairman. अब यही बात सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड सतीश चंद्र शर्मा के सामने रखी गई है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है व्यूअर्स कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नोटिस इशू किया था तब उस समय की हियरिंग के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक काफी शार्प ऑब्जर्वेशन दिया था कि सो मेनी एमपीज एंड लीगल एक्सपर्ट्स बट नो वन पॉइंटेड दिस आउट। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि यहाँ पे एक लैप्स देखने को मिला है। अब व्यूअर्स, हमने आपको बताया कि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से मौजूद थे, जिन्होंने हियरिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले कहा कि इस केस में जो नोटिस इशू हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर रिप्लाई अभी तक लोकसभा का फाइल किया गया है, राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा की तरफ से एक लेटर रिकॉर्ड पे रखा गया है। अब वो मेरिट्स पर यहाँ पे आते हैं क्योंकि आर्टिकल 124 सबसेक्शन 5 और जजेस इंक्वायरी एक्ट जो कि कहीं ना कहीं इम्पीचमेंट मोशन की ही बात करता है, उसमें क्लियर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जज को अगर रिमूव करना है तो 50 एमपीज की सिग्नेचर चाहिए एक घर में और 100 एमपीज के सिग्नेचर चाहिए एक दूसरे घर में मोशन मूव करने के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे लोकसभा में चाहिए 100 एमपीज के सिग्नेचर्स और वहीं राज्यसभा में चाहिए 50 एमपीज के सिग्नेचर। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि यहाँ पर एक रेयर सिचुएशन अकर हुई थी। 2 मोशंस एक ही दिन मूव हुए थे जुलाई में बाय द रिक्विजिट एमपीज। अब 1968 एक्ट कॉन्टेम्पलेटेड दिस पेक्यूलियरिटी। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बताया कि इस केस में एक रेयर चीज हुई थी कि जुलाई में दोनों हाउसेस में सेम डे पर ही मोशन मूव हुआ था। इंटरेस्टिंगली जो 1968 का एक्ट है उसने इस बात को फिर भी नोटिस किया था, उसने इस रेयर सिचुएशन के लिए एक आंसर दिया हुआ था। पर यहाँ पर की क्वेश्चन यही आता है कि हाउ शुड दिस बी हैंडल्ड। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रोविजो में अगर हम देखें कि नो जॉइंट कमिटी शैल बी unless motions are admitted in both houses। अब इस केस में उन्होंने बताया कि राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन rejected the motion on 11 August 2025 though the motion was moved on 21 July। The chairman resigned that day evening। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक और कंट्रोवर्सी हमारे सामने आती है। अब सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि 21 जुलाई को दोनों हाउसेस में मोशन मूव हुए थे, दोनों हाउसेस में मोशन एडमिट भी हुए थे। हालांकि राज्यसभा में उस दिन ऐसा हुआ था कि उस समय जो वहाँ के चेयरमैन थे, हमारे
हमारे एक्स वीपी जगदीप धांकर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और जिसके कुछ समय बाद जाकर 11 अगस्त को राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। इस पर ही जस्टिस दीपांकर दत्ता का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कमेटी एक्चुअली कब फॉर्म हुई थी, जिस पर सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि 12 अगस्त 2025 को आफ्टर द रिजेक्शन। बट उन्होंने कहा कि जब सेम डे आया है और सेम डे ये दिख भी रहा है कि दोनों हाउसेस ने मोशन एक्सेप्ट कर लिया था, हाउएवर राज्यसभा में उस समय चेयरपर्सन ने रेजिग्नेशन दे दिया था, तो उसके बाद सिर्फ एक हाउस के जो स्पीकर है उन्होंने इस केस में कमेटी बना दी, जो कि गलत है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो मोशन फिर इफेक्टिवली हुआ है, देयरफॉर द मोशन इज इफेक्टिवली नॉन एस्ट, मतलब ये कंप्लीटली डिसमिस हो जाना चाहिए, खत्म हो गया मुद्दा। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कहा कि अगर मान लेते एक हाउस एडमिट कर लेता है और दूसरा रिजेक्ट कर लेता है, जैसा कि इस केस में लोकसभा स्पीकर के साइड से बातें रखी गई थी कि लोकसभा स्पीकर ने ही एडमिट किया था, राज्यसभा स्पीकर ने डिसमिस कर दिया था, तो अब एक हाउस ने एडमिट किया है तो उस हाउस के स्पीकर या चेयरपर्सन बनाएंगे कमेटी। तो यहाँ पे जस्टिस दत्ता ने यही सवाल उठाया कि अगर एक हाउस एडमिट कर लेता है, दूसरा रिजेक्ट कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने वापस से इस बात पर एम्फेसिस दिया कि दोनों मोशन एक ही दिन मूव हुए थे और बाद में जाके डिसमिस करने से कुछ नहीं होता, जब पहली बार एक्सेप्ट हो गया था और बिना साथ में बैठे एक कमेटी बना दी गई थी, जो गलत है। साइटिंग द प्रोविजन, उन्होंने बोला कि मोशन फेल ही हो जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन और लेजिस्लेटिव इंटेंट पे ध्यान दिया। उन्होंने खुद कहा कि इफ वन हाउस रिजेक्ट्स द अदर कैन नॉट प्रोसीड यूनिलैटरली। उन्हें भी यहाँ दिखा कि ये जो प्रोविजो में दिया गया है कि अगर सेम डे मोशन आता है और एक्सेप्ट होता है तो दोनों हाउसेस के चेयरपर्सन और स्पीकर को साथ में मिलकर कमेटी बनानी चाहिए, जो कहीं ना कहीं इस केस में नहीं देखने को मिली। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं झुकाव जस्टिस यशवंत वर्मा के केस की तरफ था। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने एक एग्जाम्पल सिनेरियो भी रखा कि मान लेते हैं लोकसभा फेवर्स इम्पीचमेंट, जहां पे 100 एमपीज का मिनिमम चाहिए होता है सिग्नेचर, और राज्यसभा डजंट, जहां पे 50 एमपीज का चाहिए होता है सिग्नेचर। अगर मान लेते हैं इफ राज्यसभा साइंस इरेगुलरली, चेयरमैन रिजेक्ट्स। बट क्वेश्चन यहाँ पे फिर अराइज करता है कि शुड लोकसभा मोशन ऑल्सो फेल। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि राज्यसभा मोशन नहीं एक्सेप्ट करती है तो क्या ऑटोमेटिकली लोकसभा मोशन भी फेल कर जाएगा। इसी पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा भी कि दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटिक। पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि ओनली अ मोशन साइंड बाय 50 मेंबर्स क्वालिफाइज इन द केस ऑफ राज्यसभा, और इसके नीचे कुछ भी होता है तो वो बस एक लेटर के फॉर्मेट में रहेगा। इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का सवाल था कि राज्यसभा ने कभी फॉर्मली इस मोशन को एडमिट ही नहीं किया था। हालांकि सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि एडमिशन तब आता है आफ्टर द मोशन इज फाइल्ड, और इस केस में मोशन फाइल हो चुका था, ये उनका कहना है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एम्फसाइज किया पर्पसिव कंस्ट्रक्शन पे। प्रोविजो जो है वो पार्ट है सेक्शन का, नो जॉइंट कमिटी अनलेस एडमिटेड इन बोथ हाउसेस। अब उन्होंने कहा कि इफ वन रिजेक्ट्स लॉ इज साइलेंट, तो उसमें ऐसे केस में लेजिस्लेटिव इंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। इस पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर हम सेक्शन 2 देखें तो वो मीन्स डिफाइन करता है, सेक्शन 7 देखें तो वो रूल्स अलाउ करता है, बट रूल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। वंस अ कमिटी इज फॉर्म्ड, इंक्वायरी रिपोर्ट्स बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस। एडमिशन, रिजेक्शन आर इंटरनल प्रोसीडिंग्स। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अगर एक पोस्ट वेकेंट रहता है तो जजेस इंक्वायरी एक्ट गवर्न करता है। लॉ इतने आगे का सारा प्रॉब्लम्स नहीं देख सकता। लॉ कैनॉट फोरसी एवरी कंटिजेंसी। ड्यूटीज लाई विद ऑफिस, नॉट जस्ट हाउस मेंबर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया। अब मैटर इस इशू पे आया कि डिबेट ऑन चेयरमैन वर्सेस डेप्यूटी चेयरमैन, कि क्या डेप्यूटी रिव्यू कर सकते हैं चेयरमैन के डिसीजन को। जैसा कि इस केस में देखने को मिला कि अगर ये पॉइंट रखा जा रहा है कि चेयरमैन जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था उन्होंने इस मोशन को एडमिट कर लिया था, हालांकि उनके रेजिग्नेशन के बाद जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उन्होंने इस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो क्या जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। इस पर ही सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने साफ कह दिया कि नो। इस पर सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फॉर रिकॉर्ड्स शोइंग चेयरमैन्स फाइंडिंग्स, बट सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने सबमिट किया कि रिसिप्ट बाय चेयरमैन इंप्लाइज एडमिशन। इस पर जस्टिस दत्ता ने प्रेस किया वापस से फॉर्मल एडमिशन की नीड पर। फिर सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि जब व्हेन 50 एमपी साइन, प्रोसीजर अंडर सेक्शन 3 इज ट्रिगर्ड, यानी कि ये दिखाता है कि एडमिशन इंप्लाई हो चुका है।
अब यहाँ पर एसजी तुषार मेहता जो कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि राज्यसभा एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट्स कम्युनिकेटेड अबाउट रिसिप्ट, राज्यसभा ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि डेप्यूटी चेयरमैन ट्राई टू रिव्यू चेयरमैन्स रोल, जो कि अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल था कि कैन चेयरमैन डेप्यूटी असेस मेरिट्स बिफोर एडमिशन, तो इस पर एसजी तुषार मेहता ने मना कर दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि चेयरमैन सीम्स टू हैव एंटर्ड मेरिट्स व्हिच इज नॉट परमिटेड। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत ही सारे पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं कि क्या चेयरमैन का डिसीजन सही था या डेप्यूटी चेयरमैन का डिसीजन सही था या लोकसभा के जो स्पीकर थे उनका डिसीजन सही था कमिटी अकेले बनाने के लिए। यहाँ पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फिर हाईलाइट किया कि इफ मोशन वाज एडमिटेड जॉइंट कमिटी वुड हैव बीन फॉर्म्ड। जस्टिस वर्मा इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस बेनिफिट। कोर्ट हिंस एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स may be granted to assess prejudice। जिसके बाद इस मैटर को कल तक के लिए adjourn किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया है, वो डिसाइड करेगी कि क्या जॉइंट कमिटी का एक्सेस नहीं देने से वो इतना बड़ा इशू बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आ गया है। तो इस बारे में आगे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस केस में नेक्स्ट अपडेट कब दे सकती है, क्या दे सकती है, वो जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।